कि कृत्रिम गर्भाधान, जानते हो क्या कृत्रिम का मतलब और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम प्राकृतिक में क्या? बाहर से गर्भाधान। मैंने पूछा था ओनली फॉर कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब है कि जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप हो, और प्राकृतिक का मतलब है कि नेचुरल तरीके से। और गर्भदान का मतलब होता है कि जो अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बच्चा, है ना, तो उसके हिसाब से। तो कृत्रिम गर्भदान के लिए पहले तो अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले मैं समझा दूं फिर आपको पूरा करा दूंगा। जैसे बेल अपन नॉर्मली देखते हैं कि गाय, इंसानों में भी होने लग गया कृत्रिम गर्भाधान, होता है ना, जैसे IVF हुआ या परखनली शिशु। तो जैसे पहले देखते हैं अपन इधर गाय या भैंस, ठीक है, इनके आगे सांड बेल बोल सकते हैं, और इधर मारवाड़ी में बोला जोटा, ठीक है। इनका क्या करेंगे कि जो गाय या भैंस है इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, वीर्य। वीर्य को एकत्रित करेंगे। वीर्य लेने के बाद इसकी क्या करेंगे, जांच। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो ये देखो कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, मैं लिखा दूंगा इसके लाभ और हानि। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कि जैसे कोई सांड है या पाडा है तो उसको देख के अपने को लगा कि काश ऐसा भी हमारे पास हो, अच्छी नस्ल का है या अच्छी नस्ल का दूध वाली भैंसें उससे होती हो, तो उसका क्या लेते हैं, वीर्य। यानी अपने को क्या चाहिए, उसकी संतान, तो उसका वीर्य लेके जांच करते हैं। जांच इसलिए करते हैं क्योंकि क्या पता अपन जो इंजेक्शन में वीर्य लेके आए या सैंपल लेके आए वो खराब निकल जाए, तो लगाने के बाद क्या उसका परिणाम आएगा, नहीं। तो इसकी जांच के लिए दो प्रकार होते हैं, कितने, एक तो होता है स्थूल परीक्षण और एक होता है सूक्ष्म परीक्षण, ठीक है। दो मैं इसको बता दूंगा। ये परीक्षण हुआ, इसके बाद होता है कि इसको एकत्रित यानी स्टोर करना है। जैसे जो वीर्य ले लिया, क्या अपन जैसे मान लो अमेरिका वाले पाडे का अपने को चाहिए वीर्य या उसकी संतान चाहिए, तो या तो अपनी भैंस को वहाँ ले जाओ या उस पाडे को यहाँ ले आओ, तो ये कोई पॉसिबल होगा क्या? तो इसलिए अपन क्या लाए, उसका वीर्य। और ये तो है नहीं कि आधे घंटे में लाके उसका वीर्य अपन ले आएंगे डायरेक्ट, प्रोसेस लगेगा। तो पहले उसकी जांच करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे यानी कि वो खराब ना हो। तो इसको स्टोर करने के लिए होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी नाइट्रोजन गैस होती है? वो भी लिक्विड। कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड। आपने देखा होगा डॉक्टर के जो टंकियाँ आवे नहीं, उसको बोलते हैं क्रायो टैंक, है ना, क्रायो टैंक बोलते हैं। मैं नाम लिखा दूंगा सारी इनकी चीज़ों का भी। तो उसे में स्टोर करते हैं और उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। इतना माइनस में होता है। अगर आप उंगली डाल दोगे ना तो ये उंगली इतनी जम जाएगी, ये सिकुड़ के मतलब टूटने जैसी हो जाएगी, वो अधिकतर टूट भी जाए, इतना माइनस में होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो वीर्य अपन ने लिया था, जो सीमन अपन ने लिया था, वो क्या हो रहा है, हिमकृत यानी जम रहा है। क्यों? क्योंकि खराब नहीं हो। फिर ये जमे हुए इंजेक्शन को अपन डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे अपन, वापस, यानी आपने देखा होगा डॉक्टर आता है तब कहता है कि तोड़ो गुनगुनो पानी ले रहा हो, है ना, उसका गुनगुने पानी में, और इसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इस गुनगुने पानी में जो डाल के रखता है लगभग 30 सेकंड, कितना, 15 से 30 सेकंड रखता है उसे, तो उसे बोलते हैं अपन थाइन विधि। क्या बोलते हैं? जिस इंजेक्शन को, जो जमा हुआ इंजेक्शन था यानी वीर्य उसमें जम गया था, उसे किस में रख रहा है, ये गुनगुने पानी में, उस गुनगुने पानी में रख रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं, थाइन विधि। फिर इसका क्या करता है कि कृत्रिम तरीके से गाय या भैंस के अंदर जो जनन तंत्र है यानी जनन अंग है, जैसे योनि, उसके अंदर क्या करता है, इसको प्रवेश करवा देता है। समझ आए? कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है कि गाय या भैंस का वास्तविक संपर्क ना होके, यानी फिजिकल संपर्क ना होकर डायरेक्ट उसमें संतान उत्पन्न कराना। जैसे सांड से वीर्य लिया, जांच की, स्टोर किया। स्टोर में किस में कर रहे हैं अपन, लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस। इसको वापस गर्म करने या उसी सामान लाने में गुनगुने पानी में कितना डिग्री, 37 डिग्री सामान्य ताप पे, और 30 सेकंड तक उसमें रखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, थाइन विधि। इसके बाद डायरेक्ट जो गाय के भैंस या उसके अंदर डालते हैं ना, उसमें डालते हैं। और ये जो गाय या भैंस में डाल रहे हैं वो डालने की विधियाँ 3-4 है, और वो 45 डिग्री पे डालता है। जैसे वेजाइनल विधि हुई, रेक्टो वेजाइनल विधि हुई, एक और होती है वेजाइनल स्पेकुलम विधि,
ठीक है। ये अलग अलग होती है, गाय में अलग होगी, घोड़ी में अलग होगी, भैंस में, और जैसे बकरी और भेड़ है, इसके अलावा सूअर है। तो ये चारों पांचों में लिखा दूँ, यहाँ किसी को दिक्कत है? अब अपन लिखते हैं परिभाषा। बोल दूँ या लिखूँ बोर्ड पे? बोल दूँ? परिभाषा में लिखूँ? ले आओ, हटे लियो, लिया ही ना भाई, लिया। एक सर को दे दो अंदर। बोलो परिभाषा किसके लिख रहे हैं? अपन कृत्रिम गर्भाधान के, है ना। नर पशु का एक सर को दे, नर पशु का वीर्य, नर पशु का वीर्य कृत्रिम रूप से, नर पशु का वीर्य कृत्रिम रूप से एकत्रित कर मादा पशु के जनन तंत्र में डालना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, नर पशु के वीर्य को कृत्रिम तरीके से एकत्रित कर मादा पशु के जनन तंत्र में या जनन अंगों में डालना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान। चाय पियो कोई है? छाटो दे दो। राजस्थानी के लिए तो चाय सबसे बेस्ट है, चाय वफा है, बाकी सब तो बेवफा है, सही है नहीं? चलो लिख, इसके देख के लिख ले, मैं चाय पी लूँ जब तक। परिभाषा में लिखे था अपन ने, नर पशु के वीर्य को कृत्रिम तरीके से निकालकर या एकत्रित कर मादा पशु के जनन अंगों में डालना ही क्या कहलाता है? इसमें लगभग अपना ये जो बी पार्ट है 45 नंबर का है ना, और ये 45 नंबर सबके लिए नए हैं। लगभग 45 में अगर आपने 35 तक भी पहुंच गए ना तो भी सेफ स्कोर है, क्योंकि ए पार्ट तो अपना घर का ही है ना, सारा जो हमेशा पढ़ते हैं वही, तो उस हिसाब से कर लें। लिख लिया? अब नोट लिखो एक दो नोट। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान इटली, जानो ना, इडली डोसा नहीं, हाँ इटली का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है एल स्पेन। लिखूं क्या बोर्ड पे? ये नाम है इटली का जो वैज्ञानिक है, उसका नाम है इस पहले न जानी, जानो ने 1780 में कुतिया में किया था। जानो ना कुतिया, हाँ भाई। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान इटली के वैज्ञानिक एल स्पेले जोनी ने 1780 में कुतिया में किया था, यानी कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम गर्भाधान। भारत तो इतना विकसित को नहीं ने जो यानी की सोच सके, यानी 12 का सोचे। अब दूसरा नोट लिखो भारत का, भारत वाला ओडा ओडी में रहने दिया। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार, यानी यो कुमार नहीं लगा तो पता ही नहीं चले डॉक्टर हो डॉक्टर नहीं, संपत छोरिया को नाम होगा नहीं है कि था। डॉक्टर संपत कुमार, मैसूर कर्नाटक। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर कर्नाटक के पैलेस डेयरी फार्म,
जहाँ पे इसने जो कृत्रिम गर्भाधान किया था उस डेयरी फार्म का नाम था पेलेस डेयरी फार्म। 1939 में गाय में किया था। में गाय में किया था। अब डालो कृत्रिम गर्भाधान के फायदे। हर चीज़ के फायदे व नुकसान दोनों होते हैं ना, ये वैज्ञानिक याद हो जाएगा ना आपको। एल इस पे लेंजुई और दूसरा कौन था, संपत। ठीक है, पहले समझ लो इसके 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा तो है कि कोई अच्छी नस्ल का बेल या सांड है, ठीक है, या कोई पाडा है, तो उसकी अपने को संतान चाहिए। यानी जो अच्छी नस्ल का आपने देखा होगा, ये मेले लगते हैं, पुष्कर मेला या अपने राजस्थान में पशु मेले 10 है लगभग। तो जो 10 पशु मेले उसमें अपन देखते हैं सबसे अच्छी नस्ल का क्या है, कैसे उसके सींग है, कैसा उसका बच्चा होगा, कैसे उसके क्या होंगे। तो पहला तो क्या होगा कि अच्छी प्रजनन, क्षमता का विकास। इसको मैं लिखा दूंगा, पहले शॉर्ट में समझ लो कि इसका विकास का मतलब है कि अपने मारवाड़ी में क्या होता है, एक बाप की गणी औलादा। अपन देखते हैं एक बेल में अपना जो सामान्य बेल है या सामान्य जो पाडा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 यही होता है सामान्य तरीके से। लेकिन कृत्रिम तरीके से वो बहुत सारे दे सकता है, 100, 200, 300, ठीक है, क्योंकि वीर्य एकत्रित कर रहे हैं और एक बार वीर्य आता है तो उससे कम से कम 10-15 सैंपल आराम से बना लेते हैं, है ना। तो उसको एकत्रित करने का भी अपन देखते हैं। पहला तो है ये अच्छी क्षमता। दूसरा आता है कि नस्ल में सुधार। क्या आता है, नस्ल में सुधार। जैसे अपन देखते हैं कि अपने मुर्रा भैंस है जिसके दूध अधिक होता है ना, किसी भैंस के सींग मुड़े हुए हैं, किसी के कुछ है, किसी के पूंछ, किसी के हैं दूध ज़्यादा। मुर्रा भैंस होती है दूध। अपने साइड तो अपन देखते हैं डायरेक्ट के नौकरी लागेड़ो है या नहीं है, शादी करे। जब अलवर भरतपुर साइड में जाओगे वहाँ शादी ब्याह में डायरेक्ट यही पूछते हैं कि कितनी भैंस है था। यानी भैंसों गायों को अपने पास शुरू से धन माना जाता है। अपन कहते हैं पशुधन, पैसे नहीं थे पहले। ये पशु जिसके पास ज़्यादा होते थे अलवर साइड में, जिसके पास ज़्यादा पैसे उससे मतलब अपने नौकरी वाला बेटर समझा जाता है वहाँ से, ठीक है। तो नस्ल में क्या होगा, सुधार। जैसे अपने इधर वाली भैंसें हैं या कम दूध दे रही है तो अपन बाहर वाला सैंपल ला के उसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध अच्छा, उसकी जो संतान होगी उसमें एक तरीके से अपन उसे बोलते हैं कि संकरण। जानो संकरण, दो नस्लों को मिलाना। जैसे खच्चर है, घोड़ा व गधी। घोड़ी व गधा, इसकी ट्रिक होती है FM HD। FM जानो नहीं, HD वीडियो भी जानो। तो फीमेल मेल हॉर्स और डंकी। फीमेल तो क्या है गधी और मेल क्या है गधा। तो इससे नई संतति प्राप्त हो रही है तो उसमें नए लक्षण दिखने को मिल रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नस्ल में सुधार। ये तो खच्चर है जो नस्ल में अच्छा नहीं है, वरना ये प्रजनन नहीं कर सकता। खच्चर जनन नहीं करता, ठीक है। तो नस्ल में सुधार हो जाएगा, यानी कम दूध वाली में अच्छा दूध हो जाएगा। जैसे अपन भेड़कार उनका देखें तो मांस वाली हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा होता है कि यौन संक्रमण। रोगों से बचाओ। जानो नहीं यौन संक्रमण रोग तो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से, जैसे अब हमारे मनुष्य में एड्स होता है वैसे इनमें जो संक्रमण रोग से बचाव क्यों होगा, क्योंकि दोनों फिजिकली रूप से टच में नहीं है, यानी दोनों संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यौन संक्रमणों से बचाव। तीसरा है कि शारीरिक। चौथे में है कि शारीरिक संरचना। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान के 4 फायदे अपने देखे। पहला तो अच्छी प्रजनन क्षमता हो जाएगी, दूसरा नस्ल में सुधार होगा, तीसरा क्या है, यौन संक्रमण रोगों से अपन बच सकते हैं, और चौथा है कि शारीरिक संरचना में जो मतभेद होते हैं, जैसे मान लो कि गाय तो बड़ी है और जो उसका सांड है वो छोटा है, नहीं कर पाएगा ना, तो किसके आधार पर करेंगे अपन, इसके आधार पर। जैसे मान लो गाय पतली है सांड मोटा है तो भी गया, तो इसके आधार पर जो शारीरिक संरचना है उसको अपन बांट देंगे। अब लिखो
कृत्रिम गर्भाधान के फायदे मैं बोलता हूँ एक एक। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहला लिखो। नहीं नोट्स है मेरे पास। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे, एक ही अच्छी प्रजनन, एक ही अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर पशु को, पहले फायदे में लिखना है, एक ही अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर पशु को बड़े पैमाने पर एक ही अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर पशु को बड़े पैमाने पर मादा पशुओं के गर्भाधान में प्रयोग लिया जा सकता है। अब इस बोलूँ, एक अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर पशु को बड़े पैमाने पे मादा के गर्भाधान में प्रयोग में लिया जा सकता है। यानी एक ही जो सांड है या बैल है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि अपन बहुत सारी जो गाय या भैंस है उसमें क्या कर सकते हैं, गर्भाधान। दूसरा लिखो नस्ल में सुधार, पीछे रह जाओ तो बोल दीजिए भाई। नस्ल में सुधार, तीसरा लिखो कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यौन संचरित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यौन संचरित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यौन संक्रमण रोगों को फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि नर व मादा का संपर्क नहीं होता। हो गया। चौथा लिखो भिन्न भिन्न शारीरिक संरचना, भिन्न भिन्न शारीरिक संरचना वाले नर व मादा में प्राकृतिक समागम, यानी समागम का अर्थ होता है मिलन, प्राकृतिक समागम में आने वाली समस्या का सुधार हो जाता है। भिन्न भिन्न शारीरिक संरचना वाले नर व मादा में प्राकृतिक समागम का अर्थ होता है मिलन में आने वाली समस्या का सुधार हो जाता है। और अपनी लैंग्वेज में लिखो तो ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे नर व मादा जिनमें प्राकृतिक जनन में कोई समस्या हो। समझ गए? आगे चारों समझ भी गए। अब अपन ने देखे थे इसके फायदे, अब देखते हैं नुकसान, यानी इससे होने वाले नुकसान। बहुत सारे हो जाएंगे पर अपने को एक दो याद रखने। पहला तो हो जाएगा कि इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान जो अपन कर रहे हैं, लिख लो पहले, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक तो चाहिए, देखो परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, जैसे अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं परफेक्ट को, यानी अच्छी जानकारी वाला, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि इसमें जो तकनीक है ना, ये वाली जो कृत्रिम गर्भाधान वाली, उसमें बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अभी अपने को दे दे के इंजेक्शन दे दे और गाय भैंस दे दे, जाओ इंजेक्शन ठोक दो, तो ये थोड़ी है कि इंजेक्शन ठोक सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए अपने को, अच्छी जानकारी वाला व्यक्ति चाहिए, या इस तकनीकी में जो माहिर है या जो परफेक्ट है वही व्यक्ति चाहिए। और क्या हर गाँव में ऐसे परफेक्ट व्यक्ति मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ये इंजेक्शन अपन कहीं से फार्मेसी से खरीद तो लाते हैं, क्या अपन ठोक सकते हैं? क्या बहुत सी बार अपन कहते हैं कि यार इसमें तो ये गर्भाधान ही नहीं हुआ, अपनी लैंग्वेज में क्या पाची फिर गई,
तो उसमें क्या होता है कि ये जो लगाने का तरीका है वो भी नहीं आता। जैसे कि अपन देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान में पशु होते हैं ना, वो रात को नहीं कर सकते, अपन इंजेक्शन नहीं लगा सकते या रात को संभोग नहीं करते। जनन प्रक्रिया जो संपन्न होती है उनमें दिन में ही होती है, ठीक है। और जो अपन जानकारी होती है ना इसमें, जो अपन अदनर वेजाइनल में देखते हैं कि उसको पता होना चाहिए, जो अच्छा जानकारी वाला है वो ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा देखिए, तो ये जो कृत्रिम गर्भधान है ये महंगी है, क्या है, महंगी है। यानी कि इसमें जो वीर्य को संचित कर रहे हैं और संचित करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से इसको सुरक्षित रखा जाता है, तो वह विधि कैसी हो जाएगी, महंगी। समझ गए? महंगी तो वैसे अपने जो देसी तरीका अपनाते हैं वो होता है, इंजेक्शन वैसे 300-400 रुपये में मिल जाता है ना, और देसी तरीके से अपन लेके जाते हैं तो 1000-1200 रुपये लेते हैं। और तीसरा देखो तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस कितने पे रखा जाएगा, जो शुक्राणु या अपने जो वीर्य लिया उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा। इससे कम या ज़्यादा पे अपन ने रखा तो वह वीर्य खराब हो सकता है। यानी इसमें जो महंगी तकनीक है उसके द्वारा अपन ले तो आए उस इंजेक्शन को, लेकिन इसमें नहीं रखा तो भी वो खराब हो जाएगा, ठीक है। लिखो तो लिखो पहला, इसके फायदे लिख रहे हैं ना, सॉरी नुकसान। कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान के लिए कुशल तथा तकनीकी कुशल आप क्या काम में परफेक्ट कुशल व तकनीकी रूप से निपुण कर्मियों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए कुशल तथा तकनीकी रूप से निपुण कर्मियों की आवश्यकता होती है, जो कि हर जगह संभव नहीं है। यानी अपनी सोच अच्छे तरीके से देखें तो इस काम के लिए परफेक्ट व्यक्ति चाहिए। दूसरा लिखो, कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाता है, जो कि एक महंगी व्यवस्था है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है। कृत्रिम गर्भाधान में आवश्यक वीर्य या वीर्य स्ट्रो भी बोल सकते हो आप, वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। और ये लिखना चाहो लिक्विड नाइट्रोजन तो -196 डिग्री सेल्सियस उसके ब्रैकेट में लिख लो। जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस में रखना आवश्यक है, अन्यथा वीर्य खराब हो जाता है। हो गया। अब अपन देखते हैं, हेडिंग डालो चलो, कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संरक्षण की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संग्रहण यानी एकत्रित करने की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संग्रहण की विधियां।
एकत्रित की विधियाँ। सोच सकते हो कि कृत्रिम गर्भाधान अपने को करना है तो उसके लिए वीर्य की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कैसे अपन स्टोर कर सकते हैं? तो पहला तो होता है कि प्राकृतिक रूप से। मैं लिखवा दूंगा, लिखना मत है ना। जैसे मान लो कि इन्होंने संभोग किया और उसकी जो योनि है उसमें वीर्य पड़ा हुआ है, तो वो प्राकृतिक तरीके से ये है संभोग, तो उसमें से क्या करेगा, ये योनि में से उसको एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि एम्फुला की मालिश, यानी जो इसमें है कि नर को उत्तेजित करके, ठीक है, यानी इसका जो जनन अंग है एम्फुला, उसके क्या करेंगे, मालिश करेंगे, तो ये क्या करेगा, वीर्य दे देगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक इलेक्ट्रो यानी इसमें करंट दौड़ाएंगे, तो वो कितना होना चाहिए, 10 से 15 वोल्ट। 10 से 15 वोल्ट का क्या देंगे, करंट। इसके अलावा होता है एक कृत्रिम योनि, यही लिख दूंगा, कृत्रिम योनि, कि जैसे मादा वाला भाग है उसके सेम टू सेम कृत्रिम तरीके से बनाएंगे और उसको जो नर भाग है उसे लगेगा कि ये मादा का ही भाग है, तो कृत्रिम योनि बना के उसके क्या ले लेंगे, वीर्य एकत्रित कर लेंगे। और इसका टेम्परेचर होता है लगभग 39 से लेके 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कृत्रिम योनि में एकत्रित करते हैं ये सुव्यवस्थित, यानी यही सबसे ज़्यादा काम में आने वाली विधि है। देखिए ये चेपो, ये विधि हेडिंग डाल ली ना, मैं लिखा दूँ ना। पहला लिखो, सीधे योनि से वीर्य संग्रहण, सीधे योनि से वीर्य संग्रहण। सीधे योनि से वीर्य संग्रहण, प्राकृतिक संभोग के पश्चात, ब्रैकेट में लिख लो, प्राकृतिक संभोग के पश्चात, सीधे योनि से वीर्य संग्रहण प्राकृतिक संभोग के पश्चात। दूसरा लिखो, एम्फुला की मालिश, एम्फुला की मालिश द्वारा, ये लिखा मैंने, एम्फुला की मालिश द्वारा नर को उत्तेजित करके, ब्रैकेट में लिख लो, नर को उत्तेजित करके। दूसरा लिखा एम्फुला की मालिश, नर को उत्तेजित करके। तीसरा लिखो, इलेक्ट्रा इंजेकुलेशन, इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन द्वारा, इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन द्वारा, और ब्रैकेट में लिख लो करंट द्वारा, और करंट कितना है, 10 से 15 वोल्ट। ठीक है, फिर चौथा लिखो, कृत्रिम योनि, कृत्रिम योनि द्वारा एकत्रित, आर्टिफिशियल वेजाइना, कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य एकत्रित। अब इसमें लिखो नीचे थोड़ा सा, कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। छापो, यही पढ़ना है। अब इसमें लिखो, है हाँ 39 से 41, 39 to 41। अगर इससे ज़्यादा कमती है तो जो वीर्य एकत्रित कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद लिखो ये कृत्रिम वाले में लिखो सबसे सरल विकसित व आधुनिक विधि है। ये जो विधि है सबसे सरल है, आधुनिक है और विकसित विधि है। हो गया। अब अपन ने इन 4 विधियों से वीर्य को तो संग्रहण कर लिया, लेकिन अब उसकी जांच करनी है ना। शॉर्ट में लिखो तो वीर्य की जांच लिख लो, और पूरा लिखो तो ये लिख लो। तो इसकी जांच 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है स्थूल और दूसरा सूक्ष्म परीक्षण। यानी वीर्य का जो परीक्षण कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं स्थूल विधि से, एक कर रहे हैं सूक्ष्म। स्थूल में है कि देखकर जांच करना, जैसे रंग, वीर्य का रंग, आयतन व गाढ़ापन। ठीक है, कि वीर्य की जांच कर रहे हैं, उसका रंग कैसा है, आयतन कैसा है, वह गाढ़ापन। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तो इसको देख के पता लगा लेगा कि वीर्य खराब है या सही है। उसके बाद आता है सूक्ष्म परीक्षण। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म है उसमें सूक्ष्मदर्शी से जांच, सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, जांच करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु की गति, संख्या व जीवित व मृत शुक्राणु, शुक्राणु की संख्या। जैसे इसमें पता लगाएगा कि शुक्राणु की गति कैसी है। अगर वो सामान्य रूप से गति नहीं कर पा रहा तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा अंडाणु द्वारा। फिर है संख्या अगर कम है तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो कि उसमें जीवित का हमारा मर्त ज़्यादा है उस वीर्य में शुक्राणु, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसको लिखो कृत्रिम गर्भाधान है तो वीर्य की जांच 2 प्रकार से है, पहला स्थूल परीक्षण, दूसरा सूक्ष्म परीक्षण। स्थूल व सूक्ष्म परीक्षण। दोनों कर लिए? हाँ, ऐसे कैसे लिख लो भाई। स्थूल में क्या कर रहे हैं अपन, देख के जांच कर रहे हैं, तो जो उसमें क्या देखेंगे, रंग, आयतन, या मैं लिखूँ परिभाषा के रूप में, देख लो। हाँ, ऐसा ही छाप दो। हो गया? कर लिया? अब देखते हैं अपन के विभिन्न जानवरों में गर्भाधान की विधियां। ठीक है, कि कौन से जानवर में किस विधि से अपन गर्भाधान करा सकते हैं। पहले होता है घोड़ी, क्रम से लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा साथ का साथ, है ना।
गाय या भैंस, तीसरा है बकरी या भेड़, और चौथा है सूअर। और भी जीव बहुत सारे हैं, पर अब जो अपने काम किया वो देखेंगे। घोड़ी में जो गर्भाधान किया जाता है वो किया जाता है वेजाइनल विधि द्वारा, यानी योनि द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है गाय या भैंस में रेक्टो वेजाइनल, रेक्टो वेजाइनल। फिर आता है बकरी या भेड़ में, तो उसमें आता है वेजाइनल स्पेकुलम, रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा रेक्टो वेजाइनल, वेजाइनल स्पेकुलम। फिर आता है सूअर में, तो सूअर में होता है कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू पिपेट द्वारा। ये क्या है? विधियाँ हैं कि अपने को अगर गाय में कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो कौन सी विधि लेंगे अपन, तो रेक्टो वेजाइनल। ठीक है, ऐसा कैसा छाप दो इसे। चार विधियाँ की है अपन ने विभिन्न जानवरों में गर्भाधान की विधि, है ना। तो इसमें है कि देखो घोड़ी में तो क्या आ जाएगी, वेजाइनल विधि डायरेक्ट योनि द्वारा। इसमें आता है गाय या भैंस में रेक्टो वेजाइनल, रेक्टो होता है गुदा द्वार, उसके द्वारा। फिर आती है अपने बकरी या भेड़ वेजाइनल स्पेकुलम, और सूअर में कॉर्क स्क्रू पिपेट द्वारा। हो गया। सूअर कॉर्क स्क्रू पीपेड, पीपेड है, पिपेट द्वारा। हो गया। हो गया सबका, तो बहुत आज के लिए, बाकी बचा थोड़ा बहुत वो कल करेंगे।